Hello everyone, welcome back. This is your third lecture on intermediate macroeconomics 2. So today's topic is Ricardian equivalence. Before proceeding to today's lecture, just have a brief snap of what we did in the last class. So in the last class, we had derived the relationship between fiscal deficit, primary deficit and the debt. How the debt to GDP ratio is derived, we also did that. And in addition to it, we also talked about how the government repayment decisions are taken care of from their primary deficit in time period T, the year of their repayment. And if the government wants to stabilize the debt, then what are the conditions and how the government decides in its budget constraint. So these were the notations that we used in the last class. In today's class, if I talk about the spending, just remember that we are talking about GT. ठीक है? फिर इसके आगे देखोगे, deficit at time period T was the change in the debt level at time period T and T minus 1. So deficit in the current time period is the change in debt level from the previous level. Or alternatively, you can say that the amount of deficit is the amount by which the debt will increase in this time period as compared to the value in the previous time period. Okay, तो ये आपने देखा था. फिर इसके आगे हमने इस रिलेशन को डेवलप किया था कि the deficit in current time period T would be related with the interest payment that we have to pay in the current time period. In the current time period, we have to pay the interest payment on the existing loan that we had till time period T minus 1. मतलब previous time period तक जो आपने लोन लिया था उस पर इंटरेस्ट पेमेंट करना था. ठीक है. उसके अलावा जो भी एक्सपेंडिचर इस करेंट टाइम पीरियड के लिए आपके जो गवर्नमेंट कुछ बाई करेगी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, या मान लो जैसे हमने फर्नीचर का केस लिया था या इसके एम्प्लॉयज़ को पे करना था, वो भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर करेंट टाइम पीरियड में होना है. और गवर्नमेंट को मिलेगा क्या? टैक्स रेवेन्यू. और उस टैक्स रेवेन्यू को माइनस कर दोगे, सो दैट वुड बी टोटल डेफिसिट. ओके, सो दिस टू आर द कंपोनेंट्स ऑफ टोटल स्पेंडिंग व्हाइल दिस टी इज द टोटल अर्निंग ऑफ द गवर्नमेंट. ओके, और इसका हमने प्राइमरी डेफिसिट बोला था. ये सारे पिछली क्लास में हमने देख लिया था. ठीक है. फिर उसके बाद हमने 3 सिनेरियोज बनाए थे जिसमें कि गवर्नमेंट अगर सेकेंड टाइम पीरियड पे लोन रीपे करती है तो क्या होगा. तो सेकेंड टाइम पीरियड पे जब गवर्नमेंट लोन रीपे करती है, देन यू हैव टू इनकर, दैट मीन्स द गवर्नमेंट हैज टू इनकर द प्राइमरी सरप्लस ऑफ अमाउंट 1 प्लस आर. क्यों? क्योंकि हमारा जो लोन अमाउंट था 1 एज्यूम किया गया था. अगर 1 लाख करोड़ की बात करते हैं तो 1 प्लस आर लाख करोड़ हमें, यानी कि गवर्नमेंट को प्राइमरी सरप्लस के तौर पे रखना होगा इन टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2. ओके, सो इन सेकेंड सिनारियो वी टॉक्ड कि गवर्नमेंट जब टाइम पीरियड टी में रीपे करेगी लोन को तब क्या होगा. सो इफ द गवर्नमेंट रीपेज द लोन इन टाइम पीरियड टी, और फॉर एग्जांपल से इन टाइम पीरियड 5, सो द गवर्नमेंट टाइम पीरियड 5 पे लोन रीपे करने के लिए प्राइमरी सरप्लस उसको कितना मेंटेन करना पड़ेगा इन द 5th ईयर? 1 प्लस आर टू द पावर 4. तो यहाँ पे एक करेक्शन कर लेना. पिछली क्लास में हमने थोड़ा सा एक मिस्टेक कर लिया था, उसको, उस एरर को आप टिक कर लोगे अपने नोट्स में. यहाँ पे इट शुड बी G4 T4. क्यों? क्योंकि अगर आप BT निकाल लो, BT इक्वल्स टू 1 प्लस आर टाइम्स BT माइनस 1 प्लस GT माइनस TT. हियर T इक्वल टू 4, दैट मीन्स B4 इक्वल टू 1 प्लस आर B3. क्यों? क्योंकि T माइनस 1 तो T4 है तो 3 हो जाएगा. यहाँ पे GT है और TT है, तो टाइम T इक्वल टू जब 4 है, सो इट शुड बी 4 नॉट 3. सो मेक अ करेक्शन इन योर नोट्स दैट इट शुड बी G4 एंड T4. और हमने देखा था कि गवर्नमेंट 5th टाइम पीरियड पे लोन रीपे करती है. दैट मीन्स इन 4th टाइम पीरियड इट केयर्स ओनली अबाउट द एक्सपेंडिचर दैट इट हैज टू इनकर इन द 4th टाइम पीरियड. ओके, तो ये हमने डिराइव किया था. इसके आगे हमने जनरलाइज्ड वर्जन भी देखा था कि जनरलाइज्ड वर्जन में अगर गवर्नमेंट 10th टाइम पीरियड पे जब लोन रीपे करती है फुल अमाउंट ऑफ लोन, तो इसको प्राइमरी सरप्लस जो रन करना पड़ेगा दैट वुड बी 1 प्लस आर टू द पावर T माइनस 1.
ओके। थर्ड सिनेरियो में हमने देखा था इफ द गवर्नमेंट वांट्स टू स्टेबलाइज द लोन, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? इफ द गवर्नमेंट वांट्स टू स्टेबलाइज द लोन, दैट मीन्स जो अमाउंट इसने पहले टाइम पीरियड पे लोन लिया हुआ है वही लोन अमाउंट कंसिस्टेंटली सारे टाइम पीरियड पे अवेलेबल है। यानी कि अगर उसने 1 लाख करोड़ लोन लिया है तो वही 1 लाख करोड़ उसका डेट ऑब्लिगेशन हर टाइम पीरियड पे हो रहा है। ओके, तो इसमें हमने देखा था गवर्नमेंट को हर टाइम पीरियड पे, यानी कि सेकेंड टाइम पीरियड पे, थर्ड टाइम पीरियड पे, सब पे क्या है, जितना भी उसका इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन होगा उतने के बराबर उसको प्राइमरी सरप्लस रन करना पड़ेगा। प्राइमरी सरप्लस रन करेगी तो इन एक्सेस ऑफ इट्स करंट एक्सपेंडिचर इट विल हैव रेवेन्यूज। ओके, और कितने अमाउंट से? जितना का इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन है। अब जितने के इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन से उसकी एक्स्ट्रा अर्निंग आ रही है, अगर उतना रीपे कर देता है गवर्नमेंट, देन इट्स नेट डेट ऑब्लिगेशन विल रिमेन द सेम थ्रू आउट द रिमेनिंग टाइम पीरियड्स। ठीक है, जो भी फ्यूचर का टाइम पीरियड्स है। ओके, तो ये हमने पिछली क्लास में देख लिया था। इसके आगे आप देखोगे डेट टू जीडीपी रेशियो क्या होता है। अब डेट टू जीडीपी रेशियो हमने डिराइव किया था पिछली क्लास में, और उसमें एक कंक्लूजन निकाला था कि चेंज इन डेट टू जीडीपी रेशियो डिपेंडेंट ऑन 3 things. One was the differential between rate of interest and output growth rate, and another was debt to GDP ratio in the previous time period, and third was the primary deficit to GDP ratio. ठीक है, तो इसमें आपने देखा था कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन है, अगर ये आउटपुट ग्रोथ रेट से ज्यादा है तो वैसे केस में द गवर्नमेंट विल हैव इंक्रीज इन इट्स डेट टू जीडीपी रेशियो। ठीक है, उसी तरह अगर इसके पास हायर डेट है पहले से डेट टू जीडीपी रेशियो के टर्म्स में, तो इट हैज टू पे अ लार्जर अमाउंट ऑन इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन, तो इंटरेस्ट तक ज्यादा पे करेगी। दैट मीन्स इसका हायर डेट बढ़ने के चांसेस ज्यादा होंगे। दैट मीन्स इफ दिस वैल्यू इज हायर, दैट मीन्स ये इंक्रीज जो होगा ये भी ज्यादा होगा, या ए कंपोनेंट ज्यादा होगा तो भी ये इंक्रीज ज्यादा होगा, यानी कि डेट टू जीडीपी रेशियो विल राइज। या प्राइमरी डेफिसिट टू जीडीपी रेशियो अगर इंक्रीज करता है, दैट मीन्स कि आपका डेट टू जीडीपी रेशियो इंक्रीज करेगा इस टाइम पीरियड पे एज कंपेयर टू लास्ट टाइम पीरियड। सो लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर। ओके, सो टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट रिकार्डियन इक्विवेलेंस। अब हमने इतने फिस्कल पॉलिसी पढ़े थे लास्ट क्लास में, उसमें जो बातें हो रही थी कि गवर्नमेंट लोन लेगा गवर्नमेंट डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए, या गवर्नमेंट डेफिसिट रन कर रही है, टैक्स इंक्रीज नहीं कर रही है और उसके बदले क्या कर रही है, लोन ले रही है, तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो एक थ्योरी दिया था रिकार्डो ने। रिकार्डो ने जो थ्योरी दिया था उसको बोलते हैं रिकार्डियन इक्विवेलेंस, और ये एक प्रोपोजिशन है। ठीक है, तो रिकार्डियन इक्विवेलेंस प्रोपोजिशन वाज गिवन बाय डेविड रिकार्डो, और इनका कहना था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि आउटपुट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा गवर्नमेंट के डेफिसिट का। ठीक है, अगर गवर्नमेंट डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए अगर गवर्नमेंट डेट लेती है तो उसका आउटपुट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इसी इक्विवेलेंस का मतलब होता है इक्वल इन वैल्यू। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दैट। अब उन्होंने अपने प्रोपोजिशन के साथ ये भी बताया था कि रियल वर्ल्ड में ये होल्ड करना जरूरी नहीं है, इन प्रैक्टिस इट मे नॉट होल्ड। ओके, लेकिन बैरो बताते हैं कि ये जो रिकार्डियन इक्विवेलेंस प्रोपोजिशन है वो रियल लाइफ में भी होल्ड करता है। अब इस पर चर्चा करते हैं कि कैसे ये होल्ड करता है, क्या कंडीशंस हैं, क्या कैसे हम मेजर करेंगे कि रिकार्डियन इक्विवेलेंस हकीकत में ये ट्रू है या नहीं है। ओके, सो रिकार्डियन इक्विवेलेंस की जब आप बात करते हो, सो यू टॉक अबाउट आउटपुट। ओके, कि आउटपुट पे इंपैक्ट क्या होना है आपके डेफिसिट और डेट का। ठीक है, अब आउटपुट पे देखने के लिए आप 2 कंडीशन को समझना। सबसे पहले एक कंजम्पशन को समझना और दूसरा सेविंग्स रेट को समझना। अब सेविंग्स पे चेंज और कंजम्पशन के चेंज पे, इससे हम मेजर करेंगे कि क्या आउटपुट पे इंपैक्ट पड़ रहा है या नहीं। अगर आउटपुट पे इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, दैट मीन्स रिकार्डियन इक्विवेलेंस होल्ड करता है। ठीक है, और इसको किस सेंस में बात करोगे, इकोनॉमी तो लॉन्ग रन में चल रही होती है, यानी कि इकोनॉमी हर टाइम पीरियड पे कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर रही होती है। इफ यू नो दैट द इकोनॉमी इज कंसिस्टेंटली प्रोड्यूसिंग इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स, देन टू कंपेयर बिटवीन डिफरेंट कंडीशंस यू हैव टू फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू।
ठीक है। अब प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में आप बात करोगे कि प्रेजेंट वैल्यू में हकीकत में क्या इम्पैक्ट होता है गवर्नमेंट के डेफिसिट रन करने का या डेट रन करने का ऑन आउटपुट, ठीक है। और इसका कंडीशनिंग करोगे आप कंजम्पशन के थ्रू और सेविंग के थ्रू, ठीक है। ये आप बेसिक आउटलाइन अपने माइंड में बना कर रखना। अब मान लो जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है जी और गवर्नमेंट का टैक्स है टी, ठीक है। गवर्नमेंट ने डेफिसिट रन किया यानी कि जी ज्यादा हो गया और जी माइनस टी के अमाउंट उसने लोन ले लिया, ठीक है। इफ द गवर्नमेंट हैज टू इनकर सम एक्सपेंडिचर जी एंड इट इज नॉट इंक्रीजिंग टी, अगर जी को टी के बराबर रहता है दैट इज योर बैलेंस्ड बजट, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट के पास जितना एक्सपेंडिचर करना था उतना ही उसके पास ऑलरेडी रेवेन्यू है, तो वैसे केस में द गवर्नमेंट्स बजट वाज बैलेंस्ड, ठीक है। लेकिन बैलेंस्ड बजट में आप ये भी देखोगे कि अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर के बराबर अगर टैक्स नहीं आता है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स चेंज करेगी। यानी कि इफ जी इज हायर देन टी द गवर्नमेंट कैन इंक्रीज टैक्स या गवर्नमेंट कैन रिड्यूस जी, ये दो केस हो सकते हैं। लेकिन मान लो इलेक्शन ईयर चल रहा है या इकोनॉमी आपकी रिसेशन में है, तो गवर्नमेंट उस समय पे तो फिस्कल कंट्रैक्शन कर नहीं सकती, यानी कि जी को कम नहीं कर सकती, टी को इंक्रीज नहीं कर सकती, तो वैसे सिनारियो में गवर्नमेंट ने मान लो डेफिसिट ले लिया। लेकिन इकोनॉमी में जितने भी एजेंट्स हैं यानी फर्म एंड इंडिविजुअल्स, तो उनको पता है इफ इन करेंट टाइम पीरियड द गवर्नमेंट इज नॉट इंक्रीजिंग टी टू फाइनेंस इट्स डेफिसिट देन द गवर्नमेंट विल इन फ्यूचर इंक्रीज द टैक्स रेट। क्यों? क्योंकि आज उसने जो लोन लिया मान लो अमाउंट 1, तो नेक्स्ट टाइम पीरियड पे इसको 1 प्लस आर पे करना है। यानी कि अगर मान लो करेंट टाइम पीरियड है 1, टी इक्वल टू 1, तो यहां पे उसने लोन लिया अमाउंट 1 का, 1 लाख करोड़ रुपीस का, जैसे एग्जांपल हम पिछली क्लास में देख रहे थे। इस पे अगर टी इक्वल टू 2 पे उसको पे करना है तो इट विल पे 1 प्लस आर लाख करोड़, ठीक है। तो 1 प्लस आर उसको पे करना है टोटल डेट चुकाने के लिए। अब इसको पे करना है तो इसका वैल्यू क्या होगा? अगर आपने मैथ्स के क्लास में देखा होगा तो मैथ्स के क्लास में अगर इसका T1 में अगर वैल्यू निकालोगे दैट वुड बी 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर। कहने का मतलब अगर मान लो इस टाइम पीरियड 2 पे अगर कोई वैल्यू है ए, जो अमाउंट मिल रहा है इसका अगर मान लो वैल्यू निकालते हो प्रेजेंट वैल्यू इन टाइम पीरियड 1, देन दैट वुड बी ए अपॉन 1 प्लस आर। क्यों? क्योंकि जितना भी ये डिस्काउंट फैक्टर होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट का, उसी के टर्म्स में जो वैल्यू होगी इरोड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका पॉजिटिव है मान लो, तो नेक्स्ट टाइम पीरियड पे आपको उस अमाउंट को पे करने के लिए यू विल हैव टू हैव हायर मनी। या दूसरे सेंस में बात करो, अगर आप इस करंट टाइम पीरियड पे सेव करते हो तो नेक्स्ट टाइम पीरियड पे आपको उससे ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए, ठीक है। और ये कैसे डिसाइड करोगे? आपके सेविंग रेट से। ये आपने मैथ्स की क्लास में पढ़ा है, एमएमई की क्लास में, तो हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आप इसको रिकॉल करना कि प्रेजेंट वैल्यू अगर नेक्स्ट टाइम पीरियड का निकालोगे करंट टाइम पीरियड पे दैट वुड बी ए अपॉन 1 प्लस आर। अगर मान लो यहीं t इक्वल टू 3 का कुछ वैल्यू निकालना था करंट टाइम पीरियड पे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1, वहां पे मान लो कोई a3 वैल्यू है तो यू विल हैव a3 अपॉन 1 प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है। याद रखना इसको। सो यहाँ पे अगर a3 की जगह हमारा कोई वैल्यू होता तो हम लोग उस वैल्यू का ऊपर रखते न्यूमरेटर में और नीचे आता 1 प्लस आर का स्क्वायर। उसी तरह टाइम पीरियड 2 में द प्रेजेंट वैल्यू इन टाइम पीरियड 1 इक्वल टू ए अपॉन 1 प्लस आर। ओके, सो यहां पे आपका सेकेंड टाइम पीरियड पे वैल्यू कितना है 1 प्लस आर। सो द करेंट वैल्यू इन टाइम पीरियड t इक्वल टू 1 इज 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर। ये आपका वैल्यू आ गया, इसको आप समझना। अब मान लो इसको हम वैल्यू देखें, टोटल प्रेजेंट वैल्यू में कितना हुआ 1, यही तो हमने लोन लिया हुआ है। दैट मीन्स जो टैक्स का ऑब्लिगेशन था
गवर्नमेंट का इंक्रीज करने का, वो गवर्नमेंट आज इंक्रीज करे या नेक्स्ट टाइम पीरियड में इंक्रीज करे, बात बराबर है। अगर डेफिसिट आज रन कर रही है गवर्नमेंट, देन द गवर्नमेंट हैज टू टेक डेफिसिट और लोन ऑफ 1 यूनिट, और यही 1 यूनिट आपका प्रेजेंट वैल्यू के सेंस में ही नेक्स्ट टाइम पीरियड पे आपको टैक्स के तौर पे लेना पड़ेगा, इंक्रीज इन टैक्सेस के थ्रू, टू रीपे द foregone tax that we had to take, to repay the loan that we had already taken in this time period. Okay, तो ये रिकार्डो का कहना था, यही रिकार्डियन इक्विवेलेंस था। अब इसको मेजर करोगे, आपके 2 पॉइंट हमने बताए थे, एक बताया था कंजम्पशन और दूसरा बताया था सेविंग के टर्म्स में। ठीक है, दोनों चीजों को समझना आप। एक जो पहले बात हो रही है कंजम्पशन के थ्रू, कंजम्पशन के थ्रू क्या सीन है, अगर मान लो आपका कुछ ना कुछ इनकम है, सो आप इनकम में से कुछ टैक्स देते हो, इस इनकम में से कुछ टैक्स देते हो, तो बचता है आपके पास डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, और यही डिस्पोजेबल इनकम से आप क्या करते हो, कंज्यूम करते हो या तो सेव करते हो। ये आपका एज इंडिविजुअल आप यही करते हो। अगर मान लो गवर्नमेंट ने आज टैक्स इंक्रीज नहीं किया, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट वाज रनिंग इन द डेफिसिट, बट इन नेक्स्ट टाइम पीरियड टू रीपे द लोन द गवर्नमेंट हैज टू इंक्रीज द टैक्स। तो नेक्स्ट टाइम पीरियड पे द गवर्नमेंट हैज टू इंक्रीज द टैक्स, और आप इकोनॉमिक एजेंट रेशनल हो, सो यू विल थिंक कि नेक्स्ट टाइम पीरियड पे टैक्स बढ़ना ही है। सो आप क्या करोगे, नेक्स्ट टाइम पीरियड में टैक्स देना है, दैट मीन्स ज्यादा पेमेंट आपको गवर्नमेंट को करना है, तो आपको पता है नेक्स्ट टाइम पीरियड में कंजम्पशन रिलेटिवली कम होगा। ठीक है, तो आप कंजम्पशन को स्मूथ आउट करने के लिए क्या करोगे, नेक्स्ट टाइम पीरियड के कंजम्पशन के डर से आप करेंट टाइम पीरियड में क्या करोगे, इस समय जो एक्स्ट्रा कंजम्पशन कर सकते थे, क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा कंजम्पशन करते तो आपका डेफिसिट आता, लेकिन आप एक्स्ट्रा कंजम्पशन नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आप कुछ ना कुछ सेव करोगे। ओके, क्यों? नेक्स्ट टाइम पीरियड पे आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ना है। कहने का मतलब, अगर सेंस में देखो तो आपका अगर टैक्स कट होता, यानी कि टैक्स कम होता, तो आपके पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाता। जब डिस्पोजेबल इनकम आपका बढ़ जाता, दैट मीन्स यू वुड इंक्रीज योर कंजम्पशन। लेकिन आपको पता है कि ये टैक्स कट इस करेंट टाइम पीरियड पे जो हो रहा है, उसके बदले में द गवर्नमेंट विल इंक्रीज द टैक्स रेट इन द फ्यूचर। तो जो फ्यूचर में गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज करेगी, दैट मीन्स y माइनस टी विल हैव इंक्रीज इन टी, दैट मीन्स YD वुड फॉल। अब YD आपका फॉल करेगा तो आपका कंजम्पशन भी फॉल करेगा। ठीक है, तो इस डर से आपको पता है कि फ्यूचर में टैक्स इंक्रीज करने वाला है, तो आप क्या करोगे कि ये कंजम्पशन इंक्रीज नहीं करोगे। ठीक है, तो ये नहीं इंक्रीज करोगे इसी टाइम पीरियड पे, तो आपके आउटपुट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरे सिनारियो में क्या हो सकता है कि आपने देखा कि गवर्नमेंट क्या किए, इस टाइम पीरियड पे टैक्स कट किए हैं, टैक्स कम की है, यानी कि डिस्पोजेबल इनकम आपका क्या हुआ है, दूसरे केस में आप देखोगे कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, टैक्स को कम किया है। तो आपका टैक्स जब कम होगा, दैट मीन्स आपका डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गया। जब डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गया, तो आपको पता है कि नेक्स्ट टाइम पीरियड पे योर टैक्स विल राइज। टैक्स जब इंक्रीज होगा, देन यू वुड बी आस्क्ड टू पे हायर टैक्स। तो हायर टैक्स जब हो जाएगा, उसके लिए आप क्या करते हो, करेंट टाइम पीरियड से ही सेविंग करना जरूरी, सेविंग करना शुरू कर देते हो। तो अभी से सेविंग करना शुरू कर दोगे तो सेव आप ज्यादा करोगे, सो यू विल इंक्रीज योर सेविंग। और ये सेविंग कितना होगा, जितना आपका टी से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो यही सिनारियो था। आपका इंपैक्ट क्या होगा, गवर्नमेंट जब अगर टैक्स 1 यूनिट से रिड्यूस करती है, तो पहला क्या होगा, इफ द गवर्नमेंट reduces the tax by 1 unit, then next year the taxes would be increased by 1 plus R unit. क्यों?
क्योंकि अगर मान लो गवर्नमेंट ने टैक्स कट किया 1 यूनिट का, तो गवर्नमेंट इज रनिंग अ डेफिसिट। डेफिसिट कितने का रन किया, G माइनस टी कितना रहा, 1। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम पीरियड पे अगर इसको मान लीजिए T टाइम पीरियड पे ऐसा हो रहा है, तो इन नेक्स्ट टाइम पीरियड GT प्लस 1 माइनस TT प्लस 1, ये वैल्यू कितना होना चाहिए, होना चाहिए आपका -1 प्लस आर, यानी कि आपका सरप्लस होना चाहिए किसका, प्राइमरी डेफिसिट का। किस टाइम पीरियड पे, नेक्स्ट टाइम पीरियड पे, कितने अमाउंट से, जितने के आपको लोन को रीपे करने में लगेगा। यानी कि इस अमाउंट को रीपे करने के लिए, यही तो आपका डेट ऑब्लिगेशन था, तो आपको इतने का प्राइमरी डेफिसिट रन करना पड़ेगा। अब प्राइमरी डेफिसिट रन करने के लिए आपने क्या किया, 1 प्लस आर अमाउंट का डेट ऑब्लिगेशन रखा, और इसका करंट वैल्यू में देखोगे करंट टाइम पीरियड टी में, तो दैट वुड बी वैल्यू ऑफ 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर इक्वल टू 1। कहने का मतलब करंट वैल्यू में अगर निकालते हो तो द इंक्रीज इन टैक्स in the next time period would have the same value as the cut in tax in current time period। कहने का मतलब कि जो भी फ्यूचर में करंट टैक्स कट होने के चलते जो टैक्स इंक्रीज होगा फ्यूचर में, उसका जो इम्पैक्ट होगा वो भी सेम होगा। कहने का मतलब अगर आपका करंट टाइम पीरियड पे टैक्स रिड्यूस किया तो आप की गवर्नमेंट क्या हुई, डेफिसिट रन करने लगी। गवर्नमेंट डेफिसिट रन करने लगी तो इन नेक्स्ट टाइम पीरियड द गवर्नमेंट विल हैव टू पे सम अमाउंट 1 प्लस आर। क्यों, क्योंकि उतने का उसका डेट का ऑब्लिगेशन हो गया। अब डेट का ऑब्लिगेशन 1 प्लस आर पे करना था उसको, तो 1 प्लस आर पे करने के लिए उतने अमाउंट से उसको टैक्स इंक्रीज करना पड़ेगा। अब टैक्स इंक्रीज करेगी उतने अमाउंट से, और वही अमाउंट आज करेंट टाइम पीरियड पे कितने के वैल्यू रखता है, 1। दैट मीन्स अगर 1 के अमाउंट से आप टैक्स कट करते हो आज के टाइम पीरियड पे, तो नेक्स्ट टाइम पीरियड पे भी आज के करंट वैल्यू में 1 के अमाउंट से आपको टैक्स इंक्रीज करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप सेम वैल्यू से अगर टैक्स इंक्रीज करते हो तो कंजम्पशन पे आपका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, या दूसरे सेंस में अगर आप कंजम्पशन को कम नहीं करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, सेविंग को बढ़ा दोगे। यानी कि टैक्स कट से जो भी आपको बेनिफिट हो रहे थे, आपको पता है कि गवर्नमेंट फ्यूचर में टैक्स इंक्रीज करेगी। सो यू नो कि गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज करेगी, तो आपको जो भी बेनिफिट हो रहे थे टैक्स कट से, आपने वो अमाउंट क्या किया, बैंक में डिपॉजिट करना शुरू कर दिया। अब जो गवर्नमेंट के ऊपर जो टैक्स का कट करने का जो इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन आ रहा है, यानी कि आर अमाउंट से, वहीं तो लोन अमाउंट पे आप लोन अमाउंट पे रिपे करने के लिए आपके पास ऑलरेडी बचा हुआ है। कहाँ पे, बैंक में, आपने जो सेविंग की हुई है। तो सेविंग किया हुआ जो अमाउंट है आपका, क्यों, क्योंकि टैक्स कट से आपको एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, तो आपने क्या किया, होशियारी के साथ सेव कर दिया कि फ्यूचर में अगर टैक्स गवर्नमेंट इंक्रीज करती है, सो यू विल बी एबल टू रीपे द लोन। ओके, तो ये आपने सोचा था। ठीक है, तो ये सिनारियो क्या बताता है कि रिकार्डियन इक्विवेलेंस होल्ड करती है, और होल्ड करने पे क्या होता है कि आपके कंजम्पशन जो आपके टैक्स कट से इंक्रीज होना था, वो फ्यूचर में टैक्स बढ़ने के डर से कंजम्पशन इंक्रीज नहीं हुआ। और दूसरे सेंस में बात करें तो अगर आपका डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाता है टैक्स कट होने से, तो आप जो एक्स्ट्रा कुछ सेव कर पाते थे, आप क्या करते थे, जो एक्स्ट्रा कुछ सेव कर पाते थे, वही आपका एक्स्ट्रा सेविंग क्या होगा, फ्यूचर में एज अ टैक्स आपको देना पड़ेगा, ताकि गवर्नमेंट अपने डेफिसिट जो ली हुई थी करंट पिछले टाइम पीरियड पे, यानी कि करंट टाइम पीरियड पे इन सेंस ऑफ फ्यूचर टाइम पीरियड, तो गवर्नमेंट उसको रीपे कर पाए। ठीक है, तो आपके सेविंग रेट पे कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, यही रिकार्डियन इक्विवेलेंस था। अब अगर आप इंटरटेम्पोरल डिसीजंस में बात किए होंगे तो आपने देखा होगा कि अगर टाइम ड्यूरेशन का देखोगे तो अगर टाइम ड्यूरेशन नजदीक होता है, यानी कि
नज़दीक टाइम पीरियड की बात होती है, यानी कि अगर t इक्वल टू 1 के सेंस में बात करें आज की, और नेक्स्ट टाइम पीरियड t2, और एक डिस्टेंट टाइम पीरियड ले लिया जाए t इक्वल टू 100, तो इसके लिए जो वैल्यू होगा करेंट सेंस में यानी करेंट टाइम पीरियड में, दैट वैल्यू वुड बी क्वाइट स्मॉलर ऑफ द सेम अमाउंट एज कंपेयर टू द अमाउंट दैट होल्ड्स द वैल्यू इन करेंट टाइम पीरियड। ठीक है, तो जो टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पे कोई अमाउंट है, मान लो a0, और यही अमाउंट है आपका t इक्वल टू 100 पे a0। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आएगा t1 पे, दैट वैल्यू वुड बी हायर एज कंपेयर टू दिस वैल्यू। ठीक है, अगर इसका प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू के सेंस में आप देखोगे तो आपने एमएमई क्लास में देखा होगा कि इस 100 टाइम पीरियड के लिए अगर देखोगे तो कोई टाइम पीरियड t लेते हो तो आपका -1 हो जाएगा, तो यू विल हैव टू पे 1 प्लस r टू द पावर 99। ठीक है, तो आपका हो जाएगा, यहाँ पे कोई वैल्यू है मान लो a, ठीक है, a0, तो ये आपका प्रेजेंट वैल्यू हो गया करेंट टाइम पीरियड में ऑफ a0 इन टाइम पीरियड t इक्वल टू 100। ठीक है, तो जो हमने पिछले क्लास में जो सिनारियो बनाया था किसका, कि गवर्नमेंट हैज टू रीपे द लोन इन टाइम पीरियड t, तो गवर्नमेंट लोन रीपे कर रही थी, तो उस समय उसको क्या होता था, इस तरह से बजट कंस्टेंट गवर्नमेंट के पास होता था, और गवर्नमेंट हैड टू पे दिस मच अमाउंट। ठीक है, इतने का उसके पास प्राइमरी सरप्लस होना चाहिए था इन टाइम पीरियड t। तो गवर्नमेंट के पास जब ये प्राइमरी सरप्लस इतने का होना चाहिए, यानी कि इतने अमाउंट से टैक्स उसका इंक्रीज हो, तो गवर्नमेंट को 1 प्लस आर टू द पावर t माइनस 1 इतना अमाउंट से टैक्स इंक्रीज करना पड़ेगा इन टाइम पीरियड t टू रीपे द लोन। ठीक है, और ये लोन क्यों रीपे करना है, क्योंकि द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी टेकन द लोन इन द फर्स्ट टाइम पीरियड। ठीक है, और जो फर्स्ट टाइम पीरियड पे लोन हमने लिया था, यानी गवर्नमेंट ने लोन जो लिया था, उस पे इंटरेस्ट पे करने के लिए आपको 1 प्लस आर टू द पावर t माइनस 1 से टैक्स इंक्रीज करना है। अब इसका वैल्यू कितना होगा, प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू का टर्म्स में देखोगे तो करेंट वैल्यू में इसको वैल्यू आएगा 1। दैट मीन्स अगर ये जो आपका टैक्स रेट इंक्रीज होगा 1 प्लस आर टू द पावर t माइनस 1 से इन टाइम पीरियड t। ठीक है, तो इसका अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे करंट टाइम पीरियड पे, दैट विल हैव द वैल्यू इक्वल टू 1। ठीक है, यानी कि कोई चेंज नहीं हुआ, जो ये अमाउंट से आपने लोन इस करंट टाइम पीरियड पे लिया था वहीं 1 अमाउंट आपको रीपे करना पड़ेगा इन टाइम पीरियड t। ठीक है, सो द टोटल इंपैक्ट वुड बी 0। ठीक है, क्यों, क्योंकि टैक्स का जो इंक्रीज होना था इन टाइम पीरियड t, वो इंक्रीज उतना ही है जितने अमाउंट से आज टैक्स रिड्यूस हुआ है। यही रिकार्डियन इक्विवेलेंस का कहना था। दैट मीन्स द गवर्नमेंट इफ रिड्यूसेस द टैक्स देन द आउटपुट विल नॉट बी अफेक्टेड, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी पे कोई चेंज नहीं होगा। यही कहना था रिकार्डो का। ठीक है, तो ये आप याद रखना, रिकार्डियन इक्विवेलेंस का मतलब है कि द टैक्स कट इन द करेंट टाइम पीरियड विल हैव नो इम्पैक्ट ऑन द आउटपुट इन द इकोनॉमी वट एवर बी द सिनारियो। ठीक है, बिकॉज द गवर्नमेंट हैज टू रीपे द लोन्स दैट इट हैज टेकन टू फाइनेंस इट्स डेफिसिट। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब गवर्नमेंट को टैक्स कट नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट हैज़ टू कट द टैक्सेस वेन एवर रिक्वायर्ड, क्योंकि वेन द इकोनॉमी इज इन रिसेशन देन द इकोनॉमी नीड्स सम एक्सपेंशन, तो उस समय फिजिकल एक्सपेंशन की जरूरत है। लेकिन एज द बूम स्टार्ट्स, द इकोनॉमी स्टार्ट्स बूमिंग, देन द गवर्नमेंट हैज़ टू इंक्रीज द टैक्स रेट, और वो टैक्स आपका क्या करेगा, सरप्लस गवर्नमेंट को देगा, और सरप्लस जब बजट सरप्लस होगा गवर्नमेंट के पास, देन द गवर्नमेंट वुड बी एबल टू repay the amount of loan that it had taken when the economy was in recession। ठीक है, तो इस सिनारियो में क्या होगा, आपका इकोनॉमी का आउटपुट जो होगा एक साइकिल पे सही तरीके से चलेगा, आसानी से रिकवर कर पाएगा। ओके,
सो इसमें कुछ कंसेप्ट्स हैं, आप याद रखना। फुल एम्प्लॉयमेंट डेफिसिट या साइक्लिकली एडजस्टेड डेफिसिट, इसी का एक और नाम है स्टैंडर्डाइज्ड एम्प्लॉयमेंट डेफिसिट या मिड साइकिल डेफिसिट या स्ट्रक्चरल डेफिसिट। ठीक है, ये सारे टर्म्स अलग अलग प्रोनाउंस होते हैं लेकिन बात सेम ही है। ठीक है, कहने का मतलब जब इकोनॉमी आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है, यही आपका स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता था या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट लेवल होता था उसके करस्पॉन्डिंग टर्म्स में। तो इस पे जो डेफिसिट होगा इसको बोलोगे फुल एम्प्लॉयमेंट डेफिसिट या स्ट्रक्चरल डेफिसिट। ठीक है, बिजनेस साइकिल के टर्म्स में अगर आप बात करोगे तो बिजनेस साइकिल में अगर एडजस्टमेंट देखोगे जो बीच का जो ऑन एवरेज आने वाला है, इस एवरेज में जो भी आपका डेफिसिट आएगा ऑन एवरेज सबका मिलाकर, बूम रिसेशन का मिलाकर, आपने बिजनेस साइकिल को पढ़ा होगा सेकेंड 2 में, तो इस साइकिल के बीच की बात हो रही है, इसलिए इसको दूसरा नाम है मिड साइकिल। एक और नाम इसलिए बोलते हैं साइक्लिकली एडजस्टेड, क्योंकि बूम पीरियड में आपका डेफिसिट निगेटिव होता है, यानी कि आप सरप्लस में होते हो, और रिसेशन में आप डेफिसिट रन करते हो। तो वैसे केस में क्या होता है कि एडजस्टमेंट करती है गवर्नमेंट, और यही एक स्टैंडर्ड एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, इसलिए इसका एक और नाम है आपका स्टैंडर्डाइज्ड एम्प्लॉयमेंट डेफिसिट। ठीक है, सो मान लो if the economy is running into recession, if the economy is recession then the economy needs some expansion, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, फिस्कल एक्सपेंशन करेगी। गवर्नमेंट फिस्कल एक्सपेंशन करेगी करेंट टाइम पीरियड पे, और फिस्कल एक्सपेंशन के लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि अगर मान लो जी सेम है तो टी को कट कर दे। तो अगर मान लो टी कट कर दिया यानी कि टैक्स कट कर दिया, या गवर्नमेंट को ने अपना एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर दिया, दोनों में केस में आपका जी माइनस टी वुड इंक्रीज यानी कि डेफिसिट। तो डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट विल टेक अ लोन। ओके, सो इन फ्यूचर द गवर्नमेंट हैज टू रीपे द लोन दैट वी टॉक्ड अबाउट। तो फ्यूचर में जब लोन पे करना है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इतने के अमाउंट से जितने के लोन ली हुई है उसके टर्म्स में जो वैल्यू आएगा फ्यूचर में, यानी कि बूम पीरियड में अगर इकोनॉमी रिकवर कर रही है, सो गवर्नमेंट विल इंक्रीज टैक्स रेट, एंड गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने जो ट्रांसफर्स होने थे, जो वेलफेयर स्कीम्स रन करी थी, मान लो कि जैसे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो फ्री फूड ग्रेन्स में दे रहे थे अपने सिटीजन्स को, तो वैसे केसेस में गवर्नमेंट को उतना कॉस्ट इनकर नहीं करना पड़ेगा, यानी कि जी डिक्रीज करेगी और टैक्स इंक्रीज करेगी बूम पीरियड में। ठीक है, तो इससे क्या होता था, आपका एडजस्टमेंट चलता रहता था। ठीक है, यानी कि बिजनेस साइकिल में आपका दो सिनारियो हो रहा है, एक आपका है रिसेशन का, दूसरा है आपका बूम का। तो रिसेशन में आपको जरूरत है फिस्कल पॉलिसी का। कौन सा फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंशन। ठीक है, यानी कि फिस्कल एक्सपेंशन। बूम पीरियड में क्या, कौन सी फिस्कल पॉलिसी का जरूरत है, फिस्कल कंट्रैक्शन का। तो फिस्कल कंट्रैक्शन के लिए आपके पास चॉइसेस है कि टैक्स को इंक्रीज कर दो या जी को डिक्रीज कर दो। तो रिसेशन में जो भी गवर्नमेंट एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर की हुई थी, यानी कि जी इंक्रीज की थी और टी रिड्यूस की थी, इससे क्या हुआ था, जी माइनस टी इंक्रीज हो गया था। तो गवर्नमेंट हैज टेकन सम लोन्स। तो बूम पीरियड पे टू फाइनेंस दिस लोन द गवर्नमेंट विल इंक्रीज इट्स टैक्स एंड रिड्यूस इट्स जी, दैट मीन्स जी माइनस टी वुड फॉल डाउन। और इससे क्या होगा, ये अगर निगेटिव चला जाता है
और ये आपका पॉजिटिव रहता है, दैट मीन्स ऑन एवरेज ये ऑन एवरेज 0 हो सकता है, ठीक है। तो यही इसका आपका एडजस्टमेंट का साइकिल है। तो साइक्लिकली बिजनेस साइकिल के टर्म्स में बात करते हैं तो साइक्लिकली एडजस्टेड डेफिसिट की जब बात हो तो आप बस यही समझना कि रिसेशन के टाइम पे जो भी आपका फिस्कल एक्सपेंशन किया गया है डेफिसिट फाइनेंसिंग के थ्रू, वो आपका फिस्कल कंट्रैक्शन के तौर पे बूम पीरियड से आपके टैक्स इंक्रीज करके फिर से रिकवर कर लेगी गवर्नमेंट। तो ऐसा भी सिनारियो हो सकता है कि ऑन एवरेज 0 ना हो, मतलब आपका जो भी साइक्लिकली एडजस्टेड डेफिसिट आ रहा है वो आपका 0 ना हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि रिसेशन लंबा चला जाए कोविड के टाइम पे, और कोविड एक स्पेशल केस था। उस सिनारियो में देखोगे द गवर्नमेंट हैज टू इनकर लार्ज एक्सपेंडिचर and the government has limited sources to collect the tax. If the government had limited sources to collect the tax, then the government was running into deficit. If the government was running into deficit, तो उस समय गवर्नमेंट का जो लॉन्ग रन पीरियड में अगर बात करें तो लॉन्ग रन होराइजन में जो साइक्लिकली एडजस्टेड डेफिसिट हो रहा था, वो साइक्लिकली एडजस्टेड डेफिसिट 0 नहीं था, काफी बड़ा अमाउंट था। हो सकता है कोई से मान लो 10 का अमाउंट हो गया, 10 अमाउंट, ठीक है। तो इस 10 अमाउंट को लॉन्ग रन में एक ही बार में कम नहीं हो सकता, सो द गवर्नमेंट विल ट्राई टू इंप्रूव अपॉन इट। तो यूएस के कंटेक्स्ट में अगर आप बात करोगे, सो द इफ द आउटपुट आपका डेविएट करता है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से, यानी कि अगर फुल एम्प्लॉयमेंट नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट UN है तो इसके करस्पॉन्डिंगली फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट होगा YN। सो इफ UN से बड़ा आपका UT हो जाता है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट इज हायर, सो YT इज लेस देन YN, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड पे द गवर्नमेंट विल टेक सम लोन्स, गवर्नमेंट विल रन इनटू डेफिसिट, ठीक है। अब एट डेफिसिट कितने से होगा? अगर 1% आउटपुट आपका कम होता है तो ऑन एवरेज 0.5% से आपका क्या होता है? टैक्स रिड्यूस होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि टैक्स प्रोपोर्शनल होता है। इफ आउटपुट इज रिड्यूस्ड बाय 1% देन योर टैक्स इज रिड्यूस्ड बाय 0.5%। सो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर अगर आपका सेम रहता है, सो द deficit would increase by 0.5%, ठीक है। क्यों 0.5% से इंक्रीज करेगा? क्योंकि 1% से आउटपुट श्रिंक कर गया, उसके कारण आपका टैक्स 0.5% से डिक्रीज करेगा। अगर आपका टैक्स 0.5% से डिक्रीज करेगा लेकिन आपका स्पेंडिंग डिक्रीज नहीं किया, स्पेंडिंग डिक्रीज नहीं किया, दैट मीन्स यू आर इनकरिंग हायर कॉस्ट of 0.5% as compared to your total tax collection, total earning. तो गवर्नमेंट will incur a deficit of 0.5%। ये यूएस इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में है, हर एक कंट्री का अलग अलग सिनारियो होता है, ठीक है। तो ये एक सिनारियो आपका मान लिया गया, ठीक। दूसरा कंडीशन है क्या? दूसरा कंडीशन है कि आप UN कैलकुलेट कैसे करोगे। आपने लास्ट सेमेस्टर के क्लासेस में पढ़ा है कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है वो इकोनॉमी के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, यानी कि इकोनॉमी की बिहेवियर, इकोनॉमी के परफॉर्मेंस पे, ठीक है। तो उस समय इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है उस पर डिपेंड करेगा कि क्या कंडीशंस चल रहे हैं। और एग्जैक्टली यही चीज़ें हुई थी ब्रिटेन में और यूनाइटेड किंगडम में। सिनारियो क्या होता है कि जो पॉलिसी मेकर्स ने एस्टिमेट किया था नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को काफ़ी छोटा कर दिया था, यानी कि they estimated UN to be too low, but the natural rate of unemployment came to be higher। तो वैसे केस में जो उनका डेफिसिट का प्रिडिक्शन था वो गलत कैलकुलेट हो गया। अब गलत कैलकुलेट हो जाएगा तो आपका जो साइक्लिकली एडजस्टेड डेफिसिट होगा वो आपका 0 होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग साइक्लिकली एडजस्टेड डेफिसिट, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आप बस एक बार माइंड में याद रखना, ठीक है। आप कभी कभी ये भी पढ़ोगे कि
टैक्स इज कॉल्ड एज ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, यानी कि जब आपका बूम पीरियड होता है यू इंक्रीज द टैक्स. सो if your tax rate is increased in your boom period, that means your output will increase by a lower amount. As tax is increased, your multiplier reduces. ठीक है, तो एक तरह से आपका इकोनॉमी जो होगी जितने से एक्सपेंड कर रही थी उस रेट से एक्सपेंड नहीं करेगी. ठीक है, दूसरे सेंस में बात करो तो अगर आपकी इकोनॉमी रिसेशन में चल रही है, यू आर प्रोवाइडिंग मोर ट्रांसफर्स, यू आर रिड्यूसिंग टैक्सेस. सो टैक्स कट और ट्रांसफर्स का इंक्रीज होना दैट लीड्स टू हायर मल्टीप्लायर इम्पैक्ट. ठीक है, तो जो आपकी इकोनॉमी रिसेशन में चल रही थी उसको आप क्या कर रहे हो, पेस कर रहे हो, यानी कि यू आर इंक्रीजिंग द आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी. ऐसे सिनारियो में क्या होगा, जो आपका लो लेवल इक्विलिब्रियम होना था उससे आप इकोनॉमी को इंप्रूव कर रहे हो, यानी कि इकोनॉमी को रीगेन कर रहे हो. तो वैसे केस में क्या होगा, आपका जो स्टेबिलिटी होगा, यानी कि इकोनॉमी आपके फुल आउटपुट यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट लेवल पे जाएगी, तो उस समय आसानी से जाएगी. क्यों? क्योंकि आपने उसको पुश कर दिया रिसेशन के पीरियड में. ठीक है, और जब YN के लेवल से काफ़ी ज़्यादा हो रही थी तो आपने उसको कंट्रोल किया कि ज़्यादा तेजी से भागे नहीं. अगर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से आउटपुट ज़्यादा होने लगेगा, सो यू विल एक्सपीरियंस इन्फ्लेशन. ठीक है, तो इसलिए आपका जब आउटपुट लेवल नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से काफ़ी ज़्यादा हो जाए तो भी इकोनॉमी को नुकसान है. क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन विल बी हाइयर. या आउटपुट अगर नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट से काफ़ी कम हो जाए देन द इकोनॉमी विल हैव लार्जर अनएम्प्लॉयमेंट. ये भी नुकसान है. तो दोनों को ठीक करने के लिए बेटर ही है कि आप क्या करो, टैक्स का यूज करो, और यही टैक्स आपका ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर की तरह काम करता है. ये आपको अभी के लिए नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हायर स्टडीज में आप जाओगे तो पूछा भी जा सकता है कि द रोल ऑफ टैक्सेस. तो आप ये इंक्लूड जरूर करना कि ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का भी काम करती है. ठीक है, इस तरह आप देखोगे कि द गवर्नमेंट रन्स डेफिसिट व्हेन इट्स इनकम इज लेस देन इट्स एक्सपेंडिचर. ठीक है, तो अगर मान लो वार का सिनारियो है, उस वार के सिनारियो में द गवर्नमेंट डेफिसिट कैसे फाइनेंस करती है. वार है तो गवर्नमेंट हैड द डेफिसिट. क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग वार्स द गवर्नमेंट विल इनकर हायर एक्सपेंडिचर. डिफेंस के लिए उसको ज़्यादा जरूरत है. ठीक है, इक्विपमेंट्स ज़्यादा खरीदने पड़ेंगे, डिफेंस इक्विपमेंट्स से आपका आर्म्स एंड एमुनिशंस. तो वैसे केस में डेफिसिट रहेगा. अब डेफिसिट रहेगा तो गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन है, या तो डेट ले लो या तो टैक्स इंक्रीज कर लो. ठीक है, दो सिनारियो है. अब मान लो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने डेट ले लिया. अगर गवर्नमेंट डेट ले लेती है तो वैसे केस में क्या है, जो भी फ्यूचर के लोग हैं यानी कि फ्यूचर जनरेशंस हैं, दे विल हैव टू रीपे देयर लोन. यानी फ्यूचर जनरेशंस विल रीपे द लोन. अब ये रीपे करेंगे, दैट मीन्स इन पे हायर टैक्स होगा. तो कहने का मतलब वार में बच गए तो ज्यादा टैक्स देकर के कुछ भी सैक्रिफाइस आप करो, और जो नहीं बचे उन्होंने तो अपनी जिंदगी ही दे दी. तो कहने का मतलब ये कंडीशनलिटीज कंट्रीज करती रही है. अब फ्यूचर जनरेशन ने मान लो डेट को फाइनेंस करना शुरू किया. फ्यूचर जनरेशन ने मान लो डेट को रिपे करना शुरू किया. अब जब डेट को रिपे करने के लिए आपको पता है कि करेंट टाइम पीरियड पे तो गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड द एक्सपेंडिचर. ठीक है, द गवर्नमेंट हैज इट्स इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर ऑफ जी इंक्रीज हो गया, लेकिन टी इंक्रीज नहीं हुआ. जब टी इंक्रीज नहीं हुआ, सिर्फ जी इंक्रीज हुआ, तो जो डोमेस्टिक मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट में अगर बात करोगे, अभी हम क्लोज्ड इकोनॉमी की ही बात करते हैं. क्यों क्लोज्ड इकोनॉमी? क्योंकि वार के टाइम पे आपको कोई लोन देने वाला नहीं है बाहर में. ठीक है, तो आप डोमेस्टिक में ही बोरो कर सकते हो, डोमेस्टिक मार्केट में अपने सिटीजन से ही बोरो कर सकते हो. सो डोमेस्टिक मार्केट में गवर्नमेंट और फर्म
ये दोनों कंपीट करते हैं किसके लिए? फंड्स के लिए। तो फंड्स के लिए कंपीट करते हैं और सेवर्स क्या करते हैं? ये फंड्स को सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट एंड फर्म्स आर कंपीटिंग इन द मार्केट, बट द सेवर्स हैव नॉट इंक्रीज्ड देयर सेविंग्स। अब सेविंग उन्होंने इंक्रीज नहीं किया है, तो यू हैव द सेम लेवल ऑफ सेविंग्स। जब सेम लेवल ऑफ सेविंग्स होगा, दैट मीन्स यू हैव सेम अमाउंट ऑफ फंड्स, यानी कि फंड्स का अमाउंट जो है सेम है। तो फंड्स जब सेम रहेगा लेकिन डिमांड बढ़ गया, कहां से? गवर्नमेंट का डिमांड बढ़ गया, गवर्नमेंट ने ज्यादा डिमांड करने लगा और फॉर्म ने मान लो डिमांड नहीं किया। अभी फॉर्म का अलग केस चल रहा है कि इसका इन्वेस्टमेंट जो है आई है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है जी। अगर जी इंक्रीज हो गया, ये दोनों आपस में कंपीट कर रहे हैं लेकिन फंड का अमाउंट टोटल सेम है, एंड जी प्लस आई शुड इक्वल एफ। अगर मान लो एफ सेम है, यानी कि सेविंग, एफ को अगर आप दूसरे सेंस में बात करो तो सेविंग के टर्म्स में, अगर आपका एस सेम है, तो अगर जी इंक्रीज हो गया, ठीक है, सो आपका जी इंक्रीज होने से क्या होगा? जब ज्यादा लोग डिमांड करेंगे तो प्राइस बढ़ता है, तो यहां पे कौन सा, किसका प्राइस बढ़ेगा? फंड्स का, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट विल राइज। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जब राइज करेगा, सो इन्वेस्टमेंट विल फॉल, यानी कि आई विल फॉल। ठीक है, तो क्या होगा आपका? जी अगर इंक्रीज होता है, दैट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका इंक्रीज करता है, दिस लीड्स टू फॉल इन रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट आपका फॉल कर गया, क्यों? क्योंकि आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया और आपका लेवल ऑफ सेविंग्स सेम ही रह गया। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा? इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा तो बाद में इकोनॉमी में जब आपका वार खत्म होता है तो कैपिटल का एकुमुलेशन कम होगा। ठीक है, कैपिटल का एकुमुलेशन कम क्यों होगा? क्योंकि इन्वेस्टमेंट आप नहीं करोगे तो कैपिटल कहां से एकुमुलेट होगा, कहां से इकोनॉमी में ग्रोथ होगी। ठीक है, एक सिनारियो था। दूसरा सिनारियो क्या होता है कि अगर मान लो गवर्नमेंट ने जी इंक्रीज किया, जी इंक्रीज किया, तो फ्यूचर में क्या है? आपका टैक्स इंक्रीज होना है। फ्यूचर में जब टैक्स इंक्रीज होगा तो कंज्यूमर्स को पता है कि फ्यूचर में टैक्स इंक्रीज होने वाला है, सो इट्स बेटर टू कंज्यूम लेस। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन तुम कम करोगे तो सेव ज्यादा करोगे। अब सेव ज्यादा करोगे तो फ्यूचर में आप क्या करेंगे? टैक्स पे करने के एबल रहेंगे। दैट मीन्स इफ योर गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड जी, सो इफ द कंजम्पशन इज रिड्यूस्ड, यानी कि सेविंग इंक्रीज हो गया। तो सेविंग जब इंक्रीज हो गया, कंजम्पशन डिक्रीज होने से, क्यों? क्योंकि आपको पता है इन फ्यूचर टैक्स विल बी इंक्रीज्ड। ठीक है, क्यों? क्योंकि डेफिसिट को फाइनेंस करना है। तो जब आपका कंजम्पशन फॉल किया, आपका सेविंग राइज किया, जब सेविंग राइज करेगा, अब ये तो प्रोपोर्शनल नहीं हो सकता, कम ही होगा। ठीक है, क्योंकि पूरा कंजम्पशन आप कम नहीं कर सकते हो जितने से गवर्नमेंट इंक्रीज हो रहा है वार के टाइम पे, थोड़ा बहुत ही कंजम्पशन आप कम कर सकते हो, तो सेविंग आपका थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा। तो जब आपका सेविंग भी इंक्रीज होगा, यानी कि जी में इंक्रीज हुआ मान लो 10% से, ठीक है, और आपका सेविंग में इंक्रीज हुआ मान लो 5% से, ठीक है, तो डिमांड रिलेटिवली ज्यादा से बढ़ा है और सप्लाई रिलेटिवली कम से बढ़ा है, स्टिल प्राइस विल राइज, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट विल स्टिल राइज। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका राइज करेगा लेकिन प्रोपोर्शनली उतना राइज नहीं करेगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट विल राइज बट बाय लेसर अमाउंट।
तो इस केस में क्या होगा, आपका आर रिलेटिवली कम से ही राइज करेगा, तो इन्वेस्टमेंट रिलेटिवली कम से फॉल करेगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट फॉल्स रिलेटिवली लेसर। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर आपकी इकोनॉमी में y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी होता था, तो अगर आपका आउटपुट लेवल सेम है, इफ योर y रिमेन्स सेम, तो y अगर डेल्टा y इक्वल टू 0, दैट मीन्स योर डेल्टा c प्लस डेल्टा i प्लस डेल्टा g इक्वल टू 0. So if delta g is positive, if delta g is greater than 0, that means आपका डेल्टा g जो है that should equal माइनस ऑफ डेल्टा c प्लस डेल्टा i. तो एक केस है कि आपका अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है, इधर यू रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट by the same amount to finance the government expenditure that was happening because of increase in rate of interest. या दूसरा सिनारियो है, you reduce the consumption and that will lead to lower fall in investment level. यानी कि कंजम्पशन जब फॉल करेगा तो लोअर फॉल इन इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट लेसर फॉल करेगा. लेकिन अगर कंजम्पशन फॉल नहीं करता है, दैट मीन्स योर इन्वेस्टमेंट विल फॉल बाय लार्जर अमाउंट टू बैलेंस द इक्विलिब्रियम इन द लोनेबल फंड्स मार्केट. ठीक है, ये सिनारियो हो गया. अब आप सोचोगे कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अपनी इंक्रीज कर रही है, तो ये सारे सिनारियो हो रहे हैं, कैपिटल एकोमुलेशन कम हो रहा है. क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम हो रही है. तो गवर्नमेंट टैक्स क्यों नहीं इंक्रीज कर दे रही है? अब अगर मान लो जी इंक्रीज किया तो गवर्नमेंट टी इंक्रीज कर दे. तो जब गवर्नमेंट टी इंक्रीज कर देगी तो एक समय के बाद जब टैक्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, दैट मीन्स टैक्स रेट इज हायर, तो आपका क्या होता है? टैक्स इवेजन होता है. टैक्स इवेजन का मतलब होता है जो भी आपका टैक्स ऑब्लिगेशन था वो आप फुलफिल नहीं करते हो. दैट मीन्स जितना अमाउंट आपको टैक्स पे करना होता था, यू आर नॉट पेइंग. यानी कि टैक्स इवेजन में जो गवर्नमेंट ने इंटेंड किया था वो लेवल ऑफ टैक्स रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही है, या तो विजय माल्या जैसे लोग पैसे नहीं चुका पा रहे या अपना ट्रू वैल्यूएशन नहीं दे रहे हैं. ठीक है, तो ये केसेस आते हैं आपके टैक्स इंक्रीज करने पे. और ये आपने एक और आप फ्यूचर में पढ़ेंगे लेफर कर्व के बारे में, कि लेफर कर्व में अगर आपका टैक्स रेट काफी ज्यादा हो जाता है, देन योर टैक्स रेवेन्यू फॉल्स. टैक्स रेवेन्यू फॉल्स. और इसमें एक रीजन होता है टैक्स इवेजन, दूसरा रीजन हो सकता है कि आपका आउटपुट ग्रोथ भी श्रिंक कर जाए. यानी कि इकोनॉमी में लोगों के पास आउटपुट जनरेट करने की जो एबिलिटी थी वो लोग उतने अमाउंट से ना करें आउटपुट इंक्रीज. क्यों? क्योंकि दे विल फील कि अगर हम 100 के अमाउंट से आउटपुट इंक्रीज करते हैं, द गवर्नमेंट इज टेकिंग से 70%, तो आई एम लेफ्ट विथ ओनली 30, एंड दैट 30 अमाउंट इन इनडायरेक्ट टैक्स टर्म्स भी उस पर आपको टैक्स देना पड़ रहा है. तो आपका जो भी कॉस्ट था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के टर्म्स में, आप उसके अकॉर्डिंग सोचते हो कि मैं लेजर में खुश हूं, मैं इंजॉय करूं, वाई टू रेज द प्रोडक्शन. ठीक है, तो ये सारा कंडीशनलिटीज था. दूसरे केस में आप देखोगे कि टैक्स क्या करता है? डिस्टॉर्शन लाता है. आपने डेडवेट लॉस के बारे में पढ़ा होगा माइक्रो की क्लास में. ठीक है, यानी कि जब भी टैक्स आप इंक्रीज करते हो तो मार्केट में इनएफिशिएंसी बढ़ती है, डेडवेट लॉस बढ़ता है. ठीक है, सो इसी कारण से गवर्नमेंट
को जब वार के टाइम में फाइनेंस करना होता है तो टैक्स इंक्रीज नहीं करके वो क्या करती है, डेफिसिट रन करती है। ठीक है, और मान लो अगर आप टैक्स वार के टाइम में इंक्रीज कर देते हो तो ऐसे टाइम में आपका टैक्स जो है, एक आपका जो पॉलिसी है वो कोहेरेंस में नहीं रहता है। दैट मीन्स in the previous time period you had lower tax rate, in the next time period you have higher tax rate, and once the war gets over you are having lower tax rate। तो बहुत सारे टैक्स के रेट्स आपके हर टाइम पीरियड पे चेंज हो रहे हैं, तो पॉलिसी में कहीं ना कहीं लूपहोल का एक्सपेक्टेशन आ जाता है इकोनॉमिक एजेंट्स की तरफ से। सो इट्स बेटर फॉर द गवर्नमेंट नॉट टू इंक्रीज द टैक्स। ठीक है, तो बेटर यही है कि टैक्स डिस्टॉर्शन जो है उसको कम करने के चक्कर में गवर्नमेंट क्या करती है, डेफिसिट रन करती है, जिसमें कि गवर्नमेंट हैज टू बोरो सम अमाउंट फ्रॉम द मार्केट एंड दैट लीड्स टू लोअर इन्वेस्टमेंट एंड हेंस लोअर कैपिटल एक्युमुलेशन आफ्टर द वॉर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, ध्यान रखो, बाय बाय।